बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो है कि प्रॉपर्टी को किस तरह से परचेज़ किया जा सकता है, या प्रॉपर्टी को परचेज़ करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, किन चीज़ों की एहतियात करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किस तरह से फ्रॉड से बचा जा सके, किस तरह से चीटिंग से बचा जा सके। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे बाय करते हैं और किन किन चीज़ों को हमने सबसे ज़्यादा अहमियत में मद्देनज़र रखना है। तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए सबसे पहले नॉर्मली लोग किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं, वो ख़ुद देखते हैं अपने अज़ीज़ के ज़रिए, दोस्त के ज़रिए, या किसी भी जो डीलर्स हैं उनके ज़रिए किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे उनको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है तो वो उसके रेट्स को डिस्कस करते हैं। रेट्स को डिस्कस करने के बाद जब उनको पता चलता है जी ठीक है ये डील वो कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी उनको सूट करती है और ये अमाउंट भी उनको सूट करती है, तो इसके बाद वाला जो प्रोसेस है जो यहाँ पे नहीं किया जाता, वो जो इंतहाई अहम प्रोसेस है, अगर वो यहाँ शुरू हो जाए, अगर लोग उस प्रोसेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें तो यहाँ लिटिगेशन बहुत कम होकर रह जाएगी। चूँकि लोग जब उस प्रोसेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो लिहाजा लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी होती है, स्टे लगते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी लॉक होती है, फिर दूसरा केस होता है, मतलब लिटिगेशन का एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे भी पहले कि हम प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स की बात करें, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉपर्टीज़ की नेचर क्या है, हमारे यहाँ पे किस किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। हमारे लाहौर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। मेरा ख्याल है को 15 के किस्म की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं चूँकि आज अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये मैं महकमा माल की प्रॉपर्टी यानी रेवेन्यू की प्रॉपर्टीज़, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर रजिस्ट्री होती है और इंतकाल महकमा माल यानी पटवार खाने तहसीलदार ऑफिस में दर्ज होता है और वो फ़र्द इशू करते हैं। यानी इस किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अगर इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं तब भी मेरी ये वीडियो में जितने भी एसेंशियल्स हैं वो मैक्सिमम आपकी उस प्रॉपर्टी को भी जो है परचेज़ करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। डॉक्यूमेंट में जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं आप उससे कहते हैं जी आप अपनी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दें ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें बिफोर, इससे पहले कि आप उसके साथ किसी एग्रीमेंट में जाके मुंसलिक हों, आप सबसे पहले उसकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने का तरीका ये है, आप डॉक्यूमेंट की उससे कॉपी लें और जा कर के रेलिवेंट ऑफिस, रेलिवेंट डिपार्टमेंट में खुद जा कर के उसकी वेरिफिकेशन ले लें। लेकिन चूँकि यहाँ पर लोग जो है वो ऐसा नहीं करते, लोग पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ लेने के बाद उसके बाद चंद लोग उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। अब वेरिफिकेशन में भी लोग मुकम्मल प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। वेरिफिकेशन जब करनी होती है किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की तो उसमें उसकी ऑनरशिप को देखा जाएगा। ऑनरशिप में सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री आएगी, यानी सेल डीड, बैनामा। बैनामा की वेरिफिकेशन यानी जो भी उसका बैनामा है आप उसकी अटेस्टेड कॉपी रेलिवेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई करके उसकी अटेस्टेड कॉपी ले लें। आपको पता चल जाएगा जी इसकी ऑनरशिप सेल डीड पर स्टैंड करती है। इसके अलावा जो उस प्रॉपर्टी की फ़र्द है, इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो फ़र्द है उसको आपने वेरीफाई करना है। अगर उसने सेलर ने कोई रिकॉर्ड की फ़र्द ली हुई है या उसने बै के लिए कोई फ़र्द निकाल रखी हुई है और आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करता है तो आप जा कर के महकमा माल में, रेवेन्यू ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, इवन पटवार खाने में जा कर के उसकी उस फ़र्द को वेरीफाई कर सकते हैं। उसका खाता चेक कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसकी जमाबंदियाँ चेक कर सकते हैं और शजरे में उसका शजरा चेक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी चेक करना है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या महकमा माल के दफ्तर में किसी किस्म का कोई अदालती स्टे ऑर्डर तो नहीं है, अदालत में इस प्रॉपर्टी के बाबत कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा तो नहीं है। मज़ीद ये भी चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी
किसी बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास मॉर्गेज तो नहीं है, मॉर्गेज के अलावा किसी के पास इसके डॉक्यूमेंट या पोजेशन मॉर्गेज तो नहीं है। इसके बाद आपने इसकी डॉक्यूमेंट्स में इसका हदूद अरबा चेक करना है, यानी इसके मशरिक़ में क्या है, इसके मगरिब में क्या है, इसके शमाल में क्या है, इसके जनूब में क्या है। इसकी भी तस्दीक के बाद फिर आपको उस प्रॉपर्टी का जो एक्चुअली प्रॉपर्टी जहाँ पर मौजूद है उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा देखना है कि पोजेशन किसके पास है और वहाँ पे कौन रह रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के पोजेशन के बाद उसमें ये भी चेक करना है कि उस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट कितनी है, यानी आपको अगर कोई प्लॉट है 10 मरले का बताया जा रहा है और वहाँ पे घर बना हुआ है और एक्चुअली भी वो 10 मरले का है या नहीं, आपने उसकी मेजरमेंट भी करवा लेनी है ताकि किसी किस्म की भी कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। मेजरमेंट में अगर प्रॉपर्टी आपकी पूरी है, डॉक्यूमेंट में पूरी है, पोजेशन भी क्लियर है, फिर आपने इसके ऊपर आपने एक्साइज़ को भी चेक करना है कि इस प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का कोई टैक्स, साइज़ एंड टैक्सेशन का किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग तो नहीं है, तो आपने वहाँ से भी इसका रिकॉर्ड वेरीफाई कर लेना है। इसके अलावा मौका पर जो रकबा है उस रकबे का हदूद अरबा भी आपने रजिस्ट्री के मुताबिक वेरीफाई कर लेना है कि मशरिक़ में कौन है, मगरिब में कौन है, शमाल में कौन है और जनूब में कौन है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे वो आपने प्रॉपर्टी ये भी तसल्ली कर लेनी है कि ये सालम खाते की प्रॉपर्टी है या ततीमे वाली प्रॉपर्टी है, यानी ये इस प्रॉपर्टी की डिवीजन हो चुकी हुई है या ये जॉइंट लैंड है। जॉइंट लैंड है तो उस पे ऊपर मैं कानून बताता चलूँ कि जॉइंट ऑनरशिप वाली प्रॉपर्टी में जितने भी को शेयर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी में 1-1 इंच पर को शेयर्स होते हैं। तो लिहाजा ये बात भी आप जहन में रखें, जिस वक्त आप कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं यानी सालम खाते की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको उस सालम खाते यानी उस बड़े प्लॉट में से आप यानी 10 मरले ले रहे हैं तो 10 मरले की मलकियत मिलती है। वो कौन सा 10 मरला उसमें होता है ये उसमें ज़िक्र नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप हदूद अरबे से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि आपकी वो लोकेटेड लैंड नहीं होती यानी महकमा माल उसको लोकेट नहीं कर सकता, द रीज़न इज़ कि आपने वो सालम खाते में से ली होती। अगर तो आप सालम खाते से हट कर के ततीमे वाली यानी वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन बन चुकी हुई है, जिसको रेवेन्यू ऑफिस ने या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिवाइड करने के बाद उसको उसका नंबर अलॉट कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों पर जब आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर आपने एग्रीमेंट टू सेल लिखने से पहले एक इश्तिहार आपने दे देना अखबार में कि आप ये प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के बाबत आप एक मुआहदे में एंटर होने जा रहे हैं। तो अगर किसी किस्म की किसी को कोई शिकायत हो, उस प्रॉपर्टी में कोई क्लेमेंट हो, तो वो आप कोई भी दिन उसमें तय कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपसे रब्ता करें, आप अपना नंबर दें इश्तिहार में। देखें ये जितनी भी जिम्मेदारी है ख़रीदने वाले के ऊपर आती है कि उसने हर लिहाज से प्रॉपर्टी को देखना है, चेक करना है, प्रॉपर्टी की लीगैलिटी को, इलीगैलिटी को, टैक्सेस को, हर चीज़ को उसने वेरीफाई करना है। चूँकि कानून ने ये ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर रखी है। चूँकि ये कानून में एक प्रिंसिपल है मुश्तरी होशियार बाश। जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले, किसी भी एग्रीमेंट में दाखिल होने से पहले हर तरह से अपनी तसल्ली कर ले। तो जब इश्तिहार भी आप दे देते हैं तो फिर आप इस प्रॉपर्टी के बाबत आप उस एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए अहल हो जाते हैं, तो फिर आप उस एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं। तो जब आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं तो एग्रीमेंट टू सेल में आपने मुकम्मल प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना है, आपने सेलर को मेंशन करना है, आपने अपनी आइडेंटिटी को मुकम्मल तौर पर उसमें मेंशन करना है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी किसी भी ऐसे शख्स के साथ एग्रीमेंट नहीं करना जिसकी ऑनरशिप नहीं है, यानी वो ख़ुद किसी एग्रीमेंट के ऊपर खड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ऑनर है प्रॉपर्टी का और अपनी प्रॉपर्टी उसने मिस्टर बी के साथ सेल करने के लिए उसके साथ एक इकरारनामा मुआहदा बै लिखा है, एग्रीमेंट टू सेल किया है। अब बी उसी एग्रीमेंट टू सेल की बेस पे सी को कहता है मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, जो कि मैंने ये प्रॉपर्टी इस इकरारनामे पर ख़रीदी हुई है। तो बी का सी के साथ किया जाने वाला एग्रीमेंट जो है उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, उसकी कोई ऐसी लीगल वैल्यू नहीं है, चूँकि
सी की ड्यूटी है परचेज़ करते वक्त कि वो ऑनरशिप चेक करे। अगर बी ऑनर नहीं है तो बी के साथ उसका एग्रीमेंट नहीं हो सकता। अगर ऑनरशिप में ए का नाम है तो उसका एग्रीमेंट ए के साथ होना है, बी के साथ एग्रीमेंट नहीं होना। इस तरह के एग्रीमेंट से अवॉइड कीजिए। तो इसके अलावा आप एग्रीमेंट में अपनी अमाउंट को डिस्कस करें, मुकम्मल तौर पे कितने की आपने प्रॉपर्टी ली, क्या एडवांस पे करें या फुल अमाउंट जब भी पे करें बैंक के ज़रिए अपनी पेमेंट करें, ताकि आपकी पेमेंट जो है वो मैक्सिमम सिक्योर हो सके, कल को कोई डिनाई ना कर सके जी मैंने पैसे वसूल नहीं किए। इसके अलावा जब आप इकरारनामे को दस्तखत कर रहे हो उस वक़्त आप उस सिचुएशन की वीडियो भी रिकॉर्ड करें, ताकि कोई बंदा कल को डिनाई ना करे कि जी मैंने साइन नहीं किए, मैंने पैसे वसूल नहीं किए, एग्रीमेंट मेरे इल्म में नहीं है। कल को ये बहुत सारे मसले बनते हैं और इन मसलों की वजह से फिर अदालती मामला पैदा होते हैं और मुकदमाबाजी का आगाज़ हो जाता है। इसके अलावा मज़ीद जो है एग्रीमेंट साइन करते वक्त आपने उन गवाहों को उस एग्रीमेंट में रखना है जो गवाहान आपके बुलाने पर कल को अदालत हाज़िर हो सकें। ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर कल को ज़रूरत पड़े तो वो अदालत हाज़िर होकर अदालत को सच्चाई बता सके। जब आपका एग्रीमेंट हो जाए तो एग्रीमेंट में बैलेंस अमाउंट यानी बकिया रकम किस वक्त अदा की जाएगी उसका टेन्योर भी आपने लिख देना है कि 2 महीने के अंदर बाकी अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। वो अमाउंट भी आपने बैंक के ज़रिए ही पे करें। मज़ीद ये कि जब आपके एग्रीमेंट हो जाए, अब वहाँ पे एग्रीमेंट के बाद जो बकिया अमाउंट का जो टाइम है ना, उस टाइम में अब सेलर की ड्यूटी ये है कि उसने तमाम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको हैंड ओवर करने हैं। और परचेज़र की ड्यूटी ये है कि उसने बैलेंस अमाउंट अरेंज करने के बाद आपको उस टाइम में बकिया अमाउंट पे करनी है। लिहाजा परचेज़र की तो एक ही ड्यूटी है पैसे देने हैं, सेलर की तमाम ड्यूटीज़ हैं। सेलर ने फ़र्द भी देनी है, फ़र्द फॉर बै भी देनी है, सेलर ने रजिस्ट्री की मुसद्दका भी जारी करवा के आपको देनी है, सेलर ने आपको सब रजिस्ट्रार से NEC इशू करवा कर भी देना है, सब रजिस्ट्रार सेलर ने आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का PT1 भी देना है और NEC भी देना है। इसके अलावा सेलर ने आपको उस प्लॉट का कब्ज़ा भी आपके हवाले करना है। इसके अलावा कोई भी अदालती हुक्म जो उस प्रॉपर्टी से मुंसलिक है, उससे मुतल्लिक है और उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो भी प्रोवाइड करना सेलर की ड्यूटी है। तो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखें और हर तरह के फ्रॉड से बचें। अपनी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करें, उसके पोजेशन को भी वेरीफाई करें, डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करें और एग्रीमेंट में जब आप एंटर हो जाएं उसके बाद आपने सेलर की ड्यूटी लगानी है कि वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करे और परचेज़र की ये ड्यूटी सेलर लगाए कि वो अपनी अमाउंट जो है बैलेंस अमाउंट वो मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर अदा करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी किस्म के सवाल के लिए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।